तो चलिए आज हम चलते हैं चेतन भगत के नॉवल द गर्ल इन रूम 105 के रहस्यमयी दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बंद कमरे के पीछे छिपे राज, धोखे और जुनून को सामने लाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस अजीब सी लाइन से कि ये एक एक्स लवर के बारे में है, पर ये कोई लव स्टोरी नहीं है। ये लाइन सुनते ही ना एक अजीब सा टेंशन, एक सस्पेंस का माहौल बन जाता है। ये साफ साफ बता देती है कि किसी आम रोमांस की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। कहानी का मेन कैरेक्टर है केशव, और वो क्या करता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ज़ारा के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने के लिए उसके हॉस्टल के कमरे में घुस जाता है। अब ये एक ऐसा काम है जहां रोमांस और पागलपन के बीच की लाइन ना बहुत धुंधली हो जाती है। लेकिन उसका ये रोमांटिक सरप्राइज एकदम से एक भयानक सच में बदल जाता है। वो ज़ारा को अपने बेड पर मरा हुआ पाता है। उसका गला घोटा गया था। और इसी शॉकिंग डिस्कवरी के साथ हम कहानी के पहले हिस्से में एंटर करते हैं, जहां बेचारा केशव खुद ही कत्ल का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन जाता है। अब देखिए, पुलिस के लिए तो केशव ही मेन सस्पेक्ट था। क्यों? क्योंकि एक तो वो नशे में था, दूसरा वो जबरदस्ती कमरे में घुसा था, तीसरी बात उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह थे, और सबसे बड़ी बात, कमरा अंदर से बंद लग रहा था। मतलब सारे सबूत, सारे हालात पूरी तरह से उसके खिलाफ थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर केशव ने ये नहीं किया तो आखिर किया किसने? और बस यही एक सवाल पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करने वाला है। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन के अगले फेज में चलते हैं। एक ऐसा फेज जहां केशव खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए गलत सुरागों के जाल में उलझता चला जाता है। सबसे पहला शक जाता है हॉस्टल के वॉचमैन लक्ष्मण पर। अब उस पर शक क्यों हुआ? क्योंकि सबके सामने उसकी ज़ारा से लड़ाई हुई थी, और कत्ल की रात वो अपनी पोस्ट से गायब भी था। मतलब मोटिव भी था और मौका भी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। उसका एलिबाय यानी बहाना उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री बन जाती है। फ़ोन रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि कत्ल के वक्त वो हॉस्टल के वाईफाई पर पॉर्न देख रहा था, और इसके साथ ही वो शक के दायरे से बाहर हो जाता है। वॉचमैन के क्लियर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन का रुख मुड़ता है यूनिवर्सिटी के एक पावरफुल इंसान की तरफ, यानी ज़ारा के प्रोफेसर की तरफ। पर प्रोफेसर सक्सेना के पास भी एक पक्का एलिबाय था, और वो था उनका फिजिकल कंडीशन। वो ठीक से चल नहीं पाते थे, लंगड़ाते थे। इसलिए उनके लिए आम के पेड़ पर चढ़कर ज़ारा की खिड़की तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था, और कातिल वहीं से अंदर आया था। तो जब एक के बाद एक सारे शुरुआती सस्पेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तब जांच का रुख कश्मीर की तरफ मुड़ जाता है, और यहां से खुलने लगते हैं ज़ारा की जिंदगी के छुपाए हुए राज और झूठ। ज़ारा के बचपन के कमरे की तलाशी में एक बंद तिजोरी मिलती है, और उसके अंदर से जो निकलता है वो काफी हैरान करने वाला है। कोकेन, एक गोली और एक जोड़ी बहुत महंगी इयररिंग्स। साफ इशारा था कि उसकी एक ऐसी जिंदगी भी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। सिर्फ उन इयररिंग्स की कीमत लगभग 4 लाख रुपए थी। यह सुराग सीधा सीधा इस तरफ इशारा कर रहा था कि ज़ारा की लाइफ में कोई अमीर और शायद कोई अजीब इंसान भी था। इन्वेस्टिगेशन से एक और बात सामने आती है। ज़ारा का सौतेला भाई सिकंदर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इससे कहानी में एक नया पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ जाता है। तो उन महंगी इयररिंग्स का सुराग केशव को पहुंचाता है कैप्टन फैज तक। ये एक शादीशुदा आर्मी ऑफिसर था जिसका ज़ारा के साथ अफेयर चल रहा था। लीजिए, कत्ल का एक और मोटिव सामने आ गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहां कातिल का कबूलनामा एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो कातिल ना तो वॉचमैन था, ना प्रोफेसर, और ना ही कैप्टन। असली कातिल तो सबकी आंखों के सामने ही छिपा हुआ था। कातिल था ज़ारा का मंगेतर रघु, एक टेक मिलियनेयर। सोच के देखिए कितना बड़ा धोखा। कातिल वही इंसान निकला जिसे सबसे बड़ा विक्टिम समझा जा रहा था। रघु ने तो कह सकते हैं कि एक परफेक्ट एलिबाय बनाया था। उसने चोट का झूठा नाटक किया, एक दूसरे शहर गया, ज़ारा का कत्ल किया, और किसी को कानो कान खबर हुए बिना वापस अपने हॉस्पिटल के बेड पर आकर लेट गया। कमाल है। और उसका कबूलनामा सुनिए। इससे पता चलता है कि यह कत्ल कितने ठंडे दिमाग से प्लान करके किया गया था। उसने कहा, मैंने इंटरनेट पर इसे करने के तरीके पर कई लेख पढ़े थे। उनमें कहा गया था कि किसी इंसान को मरने में 7 मिनट तक लग सकते हैं। कितना अजीब है ना?
रघु ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया, उसने केशव को फंसाने के लिए एक बहुत सोचा समझा जाल भी बिछाया। ज़ारा के फोन से उसने केशव को कमरे में बुलाया, ये सोचकर कि लाश सबसे पहले उसे ही मिले और सारा शक उसी पर जाए। तो आखिर में बात आती है इंसाफ की, और उसके बाद जो इमोशनल असर पड़ता है उसकी। इंसाफ तो मिल गया, लेकिन कहानी एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। एक ऐसे इंसान के लिए जिसे अपने प्यार को भुलाना इतना मुश्किल लगता था, उसके लिए सच जानने की कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद केशव को हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा।